ट्वेल्थ क्लास बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर हम कर रहे थे नियंत्रण या फिर कंट्रोल। इसके दो पार्ट्स हमने किए थे। थर्ड पार्ट हम स्टार्ट करते हैं और टॉपिक जो चला था वो था नियंत्रण प्रक्रिया या कंट्रोलिंग प्रोसेस। इसमें दो पॉइंट हमने कर लिए थे। अब थर्ड मेन पॉइंट पर आते हैं। यह है वास्तविक प्रगति की प्रमापों से तुलना करना, कंपैरिजन ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड। वास्तविक प्रगति मतलब वास्तव में वर्कर ने जो काम किया, प्रमापों से उसकी तुलना करना। तो प्रमाप हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था क्या होता है। एग्जांपल हमने लिया था कि हमने 10 चीज़ें वर्कर को बनाने के लिए बोली सभी को, तो ये हो गए हमारे प्रमाप। और वास्तविक प्रगति के बारे में हमने एग्जांपल लिया था कि ए वर्कर ने 8 चीज़ें बनाई, बी वर्कर ने 10 चीज़ें बनाई, सी वर्कर ने 12 चीज़ें बनाई। तो वास्तविक प्रगति मतलब वास्तव में जो एक्चुअल परफॉर्मेंस उनकी जो है, वास्तव में जो चीज़ें बनाई वो 8, 10 और 12 बनाई। अब हम इन दोनों की तुलना करेंगे कि क्या वर्कर ने सही प्रकार से काम किया कि नहीं किया। तो विचलनों के प्रकार अगला जो हमारा इसमें टॉपिक आ जाएगा कि तुलना करने पर विचलन आते हैं। विचलनों का पता चलता है नकारात्मक नेगेटिव और धनात्मक पॉजिटिव डेविएशंस। ये दो टाइप की डेविएशंस आती हैं। तो हमने ये कल पढ़ा था कि 10 चीज़ें बनाने के लिए दी, ए वर्कर जो है उसने 10 में से 8 चीज़ें बनाई हैं। इसका मतलब उसने 2 चीज़ें कम बनाई, तो ये डेविएशन हो गया। मतलब 10 पूरे 10 नहीं हुए, 10 से कम हुए, तो ये डेविएशन या विचलन हो गया। और यहाँ पर उसने 2 चीज़ें कम बनाई हैं, तो हम लिखेंगे डेविएशन कितनी है, -2। ये हो गए नेगेटिव या फिर नकारात्मक। 10 चीज़ें बनाने के लिए दी और 10 की 10 बना ली, तो कोई डेविएशन नहीं है, कोई विचलन नहीं है, यहाँ पर डेविएशन 0। और 10 की जगह उसने 12 बना दी, तो ये भी डेविएशन है, मतलब जो एक्चुअल है उससे आगे पीछे हो गया, तो ये भी डेविएशन या विचलन कहलाता है। पर 2 चीज़ें ज़्यादा बनी हैं तो हम इसको बोलेंगे +2, तो ये हो गया पॉजिटिव डेविएशंस। उसके बाद आते हैं फोर्थ स्टेप पर, जो हमारा है विचलनों के विश्लेषण या एनालाइजिंग ऑफ डेविएशंस। यहाँ पर कुछ एक पॉइंट जो है वो इसमें प्रिंट में नहीं आए हैं, तो उनको नोट कर लीजिएगा कि विचलनों का विश्लेषण। अब ये विचलन जो हमारे हुए हैं, -2 हुआ, 0 हुआ और +2 हुआ, अब इनका विश्लेषण या एनालाइज करना है, मतलब इसका अध्ययन करना है। हम ये देखेंगे कि क्या प्रमाप प्राप्त हो सका इस स्टैंडर्ड बीइंग अटेंड, कि जो वर्कर ने काम किया, 8 चीज़ें बनाई, 10 चीज़ें, 12 चीज़ें बनाई, तो क्या उसने प्रमाप प्राप्त कर लिया। प्रमाप प्राप्त कर लिया मतलब जितना काम दिया था उतना कर लिया। सेकंड है क्या विचलन स्वीकार्य है, इस डेविएशन एक्सेप्टेबल। कल हमने डिस्कस किया था कि विचलन सहन करने की सीमा जो है वो भी हम डिसाइड करते हैं कि भाई 10 काम दिए, 10 चीज़ें बनानी थी, उसमें से 9 चीज़ें अगर आप बना लेते हैं तो एक चीज़ कम बनाते हैं तो उतना कंपनी जो है वो माफ़ कर देगी। तो अब ये विचलन जो है हमारा कि उसने 10 में से 8 चीज़ें बनाई हैं ए वर्कर ने, तो एक चीज़ हम माफ़ करने की बात कर रहे थे, इसने तो 2 चीज़ें कम बनाई, इसलिए ये स्वीकार नहीं किया जा सकता। दूसरा वर्कर जो था उसने 10 में से 10 बनाई, तो विचलन तो है ही नहीं। थर्ड वर्कर की बात करें सी, कि उसने 10 में से 12 चीज़ें बना दी, ज़्यादा बना दी, तो ये विचलन हम स्वीकार कर लेंगे कि ठीक है, ज़्यादा काम किया तो अच्छी बात है। थर्ड पॉइंट है क्या प्रमाप स्वीकार्य है, इस स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल। जो प्रमाप हमारा है क्या स्वीकार्य है। जैसे हमने कल एग्जांपल लिया था कि बस वर्कर जो है ईमानदारी से पूरा दिन अगर काम करता है तो वो 10 चीज़ें बना सकता है, ठीक है। परंतु हमने प्रमाप बहुत ऊंचा रख दिया कि भाई सभी वर्कर 50 चीज़ें बनाओ। तो अब यहाँ पर जब हमने डेविएशन देखा कि हर एक वर्कर 10 चीज़ें बना रहा है, बोला हमने 50, तो डेविएशन कितना क्या आ गया, -40 का डेविएशन आ गया। हम चेक करेंगे कि कहीं भाई ये जो वर्कर काम नहीं कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने प्रमाप जो है वो गलत बना दिया। तो क्या प्रमाप जो है वो स्वीकार्य है, मतलब उसे एक्सेप्ट किया जा सकता है, सही है क्या वो, तो हम इसे चेक करेंगे। अगर हमने देखा अब कि भाई बन सकती थी 10 चीज़ें और हमने दे दी बनाने के लिए 50 चीज़ें, इसका मतलब प्रमाप ही हमारा गलत है। तो नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आप नोट करेंगे इसमें, वो है प्रमाप का पुनर्निर्धारण, रिवाइजिंग द स्टैंडर्ड्स। तो फर्स्ट हमारा क्या प्रमाप प्राप्त हो सका। सेकंड पॉइंट नोट करें, क्या विचलन स्वीकार्य है, इस डेविएशन एक्सेप्टेबल। थर्ड है क्या प्रमाप स्वीकार्य है, इस स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल। और फोर्थ पॉइंट है प्रमाप का पुनर्निर्धारण, रिवाइजिंग द स्टैंडर्ड, ठीक है। उसके बाद अगले टॉपिक पर आते हैं, कॉजेज ऑफ डेविएशन। अब हमने ये बोला कि डेविएशन अगर हो गई है तो डेविएशन के क्या कारण हो सकते हैं, विचलनों के क्या कारण हो सकते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा आ जाएगा मानवीय कारण या ह्यूमन कॉजेज हो सकते हैं। हमारे कुछ वर्कर जो है इनएफिशिएंट है, अकुशल है, अच्छे तरीके से काम करना नहीं जानते, तो उसके कारण भी डेविएशन हो सकती है, वो भी पूरा काम नहीं करेंगे। इनएफिशिएंसी, काम करने में अक्षम है, कर ही नहीं सकते काम,
तो वो भी एक कोशिश करेंगे तो दिन में 1-2 चीज़ें ही बना पाएंगे, तो यहाँ पर भी डेविएशन आ जाएंगे। दूसरा हो गया अनिश्चित घटनाएं, अनसर्टन इंसिडेंसेस। हड़ताल हो गई फैक्ट्री में, तालाबंदी हो गई फैक्ट्री में, हम वर्कर जो है वो सामान बना रहे थे, उनको कच्चा माल जो है वही कम पड़ गया, रॉ मटेरियल की डेफिशिएंसी हो गई, या फिर प्रतियोगिता बढ़ गई, कंपटीशन बढ़ गया। जैसे कि जो प्रमाप होता है, स्टैंडर्ड होता है, टारगेट होता है, वो केवल प्रोडक्शन के लिए नहीं होता कि 10 चीज़ें बनानी, वो हमारे सेल विभाग के कर्मचारियों के लिए भी होता है कि भाई विक्रय करने वाले जो कर्मचारी हैं, हमारे सेल्समैन जो हैं, भाई वो भी सभी जब मार्केट में जाएंगे तो सभी वर्कर जो है कम से कम 10-10 चीज़ें बेच के आएंगे। ठीक है, तब क्या हो गया, पहले तो और कोई कंपनी थी नहीं बाज़ार में जो वस्तु बेचने वाली, इस बार 2-3 कंपनियाँ और आ गई विदेशी, तो उनकी चीज़ें भी बिक रही हैं, ऐसी प्रतियोगिता बढ़ गई, कंपटीशन बढ़ गया, तो भी जो है टारगेट हम अचीव नहीं कर पाते। थर्ड पॉइंट है विभिन्न रुकावटें, वेरियस हिंड्रेंसेस, जैसे मशीन में टूट फूट हो जाना, ब्रेकेज ऑफ द मशीन पार्ट्स, बिजली का बंद हो जाना, फेलियर ऑफ द पावर सप्लाई, तो ये अन्य रुकावटें हो गई। इसके बाद में चौथा पॉइंट होता है गलत प्रमाप या रॉन्ग स्टैंडर्ड्स। यदि हमने सेल का ही गलत प्रमाप दे दिया, यदि एक वर्कर पूरा दिन काम करे तो 10 चीज़ें बेच सकता है, पर हमने उसको बोल दिया आप 30 चीज़ें बेचो, तो स्टैंडर्ड गलत है, प्रॉफिट का भी गलत स्टैंडर्ड आ गया। कि हमारी कंपनी यदि पूरे सही, तो ये है कि अगर पूरी एफिशिएंसी से काम करते हैं, कुशलता से हम काम करते हैं, तो हमारी कंपनी 1 लाख रुपये लाभ कमा सकती है। परंतु हमने टारगेट दे दिया भैया 5 लाख कमाओ, तो प्रॉफिट का टारगेट गलत है, लागत का टारगेट गलत है, इत्यादि। पांचों पॉइंट हो गया दोषयुक्त माल या डिफेक्टिव मटेरियल। अगर हम रॉ मटेरियल या कच्चा माल जो है वो डिफेक्टिव देंगे, ख़राब देंगे, तो उससे जो चीज़ बनेगी वो भी ख़राब ही बनेगी। 7 पॉइंट है अप्रचलित मशीन, ऑब्सोल्यूट मशीन। जो मशीन हमारी फैक्ट्री में लगी हुई है वो ऐसी मशीन है जो कि पुरानी हो चुकी है, अब कोई भी ऐसी मशीन से वस्तुएं नहीं बनाता, तो पुरानी मशीन ख़राब मशीन से वस्तु बनाएगी तो वो भी ख़राब ही बनेगी। अगला है काम की दोषयुक्त भौतिक परिस्थितियाँ, डिफेक्टिव फिजिकल कंडीशन ऑफ द वर्क। जहाँ पर वर्कर काम करते हैं वहाँ का जो वातावरण है, परिस्थितियाँ जो हैं, भौतिक परिस्थितियाँ, वो दोषयुक्त हैं, अच्छी नहीं है। मतलब वहाँ पर साफ़ हवा नहीं है, पानी पीने के लिए अच्छा नहीं है, रोशनी बिल्कुल अंधेरा है, वहाँ पर रोशनी नहीं है, सफाई का ध्यान नहीं है, तो उसके कारण भी दुर्घटनाएं हो सकती हैं और वस्तुएं खराब बन सकती हैं। 6 है दोषयुक्त मशीन, डिफेक्टिव मशीन। मशीन ही हमारी ख़राब है और ख़राब मशीन से वस्तु बनाएंगे वो भी ख़राब ही होगी। 8वां है दोषयुक्त प्रक्रिया, डिफेक्टिव प्रोसेस। वस्तु को बनाने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, तरीका है, वही गलत है, तो गलत तरीके से वस्तुएं बनाएंगे तो गलत ही बनेगी। अगला है विचलन सहन सीमा के 2 सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ डेविएशन, टॉलरेंस लिमिट। अभी हमने पढ़ा ना कि कितनी डेविएशन होगी, इसकी कितना हम टॉलरेट कर लेंगे। जैसे हमने बोला कि एक चीज़ कम ज़्यादा हो जाएगी तो हम माफ़ कर देंगे, वो होती है विचलन सहन सीमा। तो इसके 2 सिद्धांत आगे बोलता है महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नियंत्रण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नियंत्रण का मतलब ये हुआ हम केवल ऐसी जगह पर ही नियंत्रण करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो नेगेटिव है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था, ABC 3 वर्कर हैं, तीनों को 10 चीज़ें बनाने को दी गई, ए ने बनाई 8, बी ने बनाई 10 और सी ने बनाई 12। अब देखो बी वर्कर जिसने 10 चीज़ें दी गई थी 10 बना ली, उसको तो कोई चिंता की बात नहीं। सी वर्कर जिसको हमने 10 चीज़ें बोली उसने 12 बना ली, वो भी चिंता वाली कोई बात नहीं। हाँ, ए वर्कर जिसको 10 बोली थी उसने 8 बनाई, भाई ये आदमी कम काम कर रहा है, इस पर ध्यान दो आप। तो ये हो गया महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है, तो उस पर हमें ध्यान देना है। तो बोलता है कि महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम कंट्रोल करें, बाकी को बार बार हम जाके देख रहे हैं तो वेस्टेज है, वो तो अपना काम ईमानदारी से कर ही लेंगे। सेकंड पॉइंट इसमें है अपवाद द्वारा प्रबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। अपवाद द्वारा प्रबंध का सिद्धांत या मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब ये होता है कि जो बहुत एक्सेप्शनल केसेस हैं, जो अपवाद वाली स्थिति हैं, उन पे ध्यान देना है। जैसे एक वर्कर जो है जिसको 10 चीज़ें बनाने को बोली गई, उसने तो 10 चीज़ें बना दी, अब जो काम अपना पूरा कर रहा है उसको ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है। पर अब ए वर्कर जो था जिसको 10 चीज़ें बनाने को दी गई, उसने 8 चीज़ें बनाई, उसने कम बनाई, हमने इसको ध्यान देना है, ठीक है, कि भाई ये कम काम कर रहा है, इस पर ध्यान दो कि क्यों कम काम कर रहा है, इसको आप प्रेशराइज करो, इस पर जोर डालो, इसके ऊपर फाइन लगाओ ताकि आगे से ये अपना काम पूरा करे। पर जो वर्कर ज़्यादा काम कर रहा है, जैसे हमारा सी वर्कर था जिसने 10 की जगह 12 बना दी, उसके ऊपर भी ध्यान देना है कि भाई ये वर्कर बहुत अच्छा है, अगर ये अपने आप ईमानदारी से 12 बना रहा है, अगर हम इसको और ज़्यादा कोई लालच देते हैं तो ये 12 की जगह 15 भी बना सकता है। तो एक्सेप्शनल केसेस मतलब हमारा फोकस किस पे होगा, बैड डेविएशंस एंड गुड डेविएशंस।
जो बहुत अच्छे हैं या बहुत बुरे हैं उन पे हमें ध्यान देना है, जो अपना काम नॉर्मल कर रहे हैं उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो हमारे पॉइंट्स थे ना अभी, जो अभी हमने किए, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नियंत्रण का सिद्धांत और अपवाद द्वारा प्रबंध का सिद्धांत, इन दोनों के क्या लाभ हो सकते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला दिया गया, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देने से समय की बचत होती है। टाइम इज सेव्ड इफ द फोकस इज ओनली ऑन द क्रिटिकल पॉइंट्स। सभी कर्मचारियों का काम चेक नहीं करना, जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं या पूरा पूरा काम करते हैं उनको चेक करने की आवश्यकता नहीं। जिनका काम अधूरा होता है, ज़्यादा होता है या कम होता है, उन पर ध्यान देना है। सेकेंड है, प्रबंधकों का ध्यान महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर रहता है। फुल फोकस ऑफ द मैनेजर इज ऑन द इम्पॉर्टेंट एरिया। तो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, चाहे कम है चाहे ज़्यादा उत्पादन वाले हैं, उन पर हमारा ध्यान है। थर्ड पॉइंट है, छोटी समस्याओं को हल करने का अधिकार अधीनस्थों को सौंपने से अधीनस्थों का मनोबल बढ़ जाता है। वर्कर को हमने बोल दिया भाई छोटी मोटी प्रॉब्लम आप खुद सॉल्व कर लो, तो वर्कर को लगता है मैनेजर्स ने हमारे ऊपर इतनी जिम्मेवारी, इतना भरोसा किया है, तो अच्छे तरीके से वो कार्य करना कार्य करके शो करना चाहते हैं। इफ़ द राइट टू सॉल्व द सिंपल प्रॉब्लम्स इज डेलीगेटेड टू द सबऑर्डिनेट्स देन इट बूस्ट्स देयर मोरल। उनके मोरल या उनका जो मनोबल है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर ये बोला गया कर्मचारियों के हल करने की अधिकार हमने दे दिए जिससे उनका मनोबल बढ़ेगा। चौथा पॉइंट इसमें है, महत्वपूर्ण समस्याओं का तुरंत पहचानते हैं हम लोग, पहचान करते हैं और संभावित हानि से बच सकते हैं कि भाई ये वर्कर ने 8 चीज़ें बनाई, इसके ऊपर ध्यान दो। और उसके ऊपर जब हम ध्यान देंगे तो क्या होगा, भविष्य में वो अपना काम पूरा होगा। उसकी तनख्वाह हमने काट ली, अगले दिन उसको ज़्यादा काम दे दिया, उसको पनिशमेंट दी गई, उसको डांट पड़ी, तो क्या होगा, फिर वो अगले दिन से काम पूरा करेगा जिससे हमारे को हानि नहीं होगी। इफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स आर डेल्ट इमीजिएटली द पॉसिबल लॉसेस कैन बी अवॉइडेड। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट पर आते हैं। पांचवा पॉइंट हमारा क्या है नियंत्रण प्रक्रिया का, वो हमारा सुधारात्मक कार्रवाई करना, टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। जब सुधारात्मक कार्रवाई हमने करनी, सुधारात्मक कार्रवाई का क्या मतलब हुआ कि वर्कर जिन्होंने कम ज़्यादा काम किया वो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हम करें ताकि भविष्य में वो इस गलती को सुधार लें, भविष्य में अपना काम पूरा करके जाएं। इसे सुधारात्मक कार्रवाई या करेक्टिव एक्शन कहते हैं। तो दो एक्शंस हम लोग ले पाते हैं, दो स्टेप्स उनके खिलाफ ले सकते हैं। पहला है वास्तविक प्रगति में कमी को दूर करना, टू गेट रिमूव डेफिशिएंसी ऑफ द वर्क परफॉर्म्ड। इसका मतलब है वास्तव में जो प्रगति में कमी आई थी, जैसे उसने अगर 10 में से 8 चीज़ें बनाई थी तो कमी कितनी की थी, 2 चीज़ों की कमी थी, तो उसको दूर करवाया जाए। मतलब अगले दिन उसको बोलें भाई आपने 8 चीज़ें बनाई थी, अगले दिन आप कितनी बनाओ, 12, और पिछली वाली कमी को भी पूरा करो। अब दूसरा क्या होगा स्टेप हमारा, क्यों करते हैं सुधारात्मक कार्रवाई, कि भविष्य में इस प्रकार की जो कमी है पुनरावृत्ति को रोका जा सके। इस कमी की पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति मतलब पुनः आवृत्ति, पुनः दोहराना, बार बार वर्कर ऐसी गलती को दोबारा ना करे। टू स्टॉप रिपीटिशन ऑफ द वेरिएशन इन द फ्यूचर, वर्कर फ्यूचर में ऐसी वेरिएशन या कमी को दोबारा से ना दोहराए, ये हमारा उद्देश्य होता है। तब हमारे को ये नेक्स्ट इसमें सब पॉइंट हमारा आएगा, सुधारात्मक कार्रवाई में ध्यान रखने योग्य बातें, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड वाई टेकिंग द करेक्टिव एक्शन। जब हम सुधारात्मक कार्रवाई कर रहे होते हैं तो हमारे को क्या ध्यान रखना है। पहला पॉइंट, सुधारात्मक कार्रवाई विचलनों के कारणों की जांच के बाद करें, टू टेक द करेक्टिव एक्शन आफ्टर नोइंग द रीजंस ऑफ द डेविएशन। अब देखो जैसे एग्जांपल है ये हुआ कि एक वर्कर जो ए था, अभी हमने 8 चीज़ों का एग्जांपल लिया था, वही ले लेते हैं। अभी हमने बोला कि भाई काम चेक करो, हमने काम चेक किया, ए वर्कर ने 10 की जगह 8 चीज़ें बनाई और हम सीधे ही बोलते हैं 8 चीज़ें बनाई हैं, इसकी दो चीज़ों की तनख्वाह काट लो, ठीक है। तो क्या होगा, वर्कर नाराज़ हो जाएगा और यहाँ पर फिर मतभेद हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्या होना चाहिए, पहला ये है कि भाई पहले कारण तो पता करो, विचलनों के कारण, किस कारण से उसने 2 चीज़ें कम बनाई हैं, पहले ये पता करो। मान लो कि जैसे मशीन ही ख़राब हो गई, मान लो कि जैसे बिजली ही चली गई, मान लो कि जैसे कच्चा माल ख़त्म हो गया, फैक्ट्री में कच्चा माल ही नहीं है, तो फिर वर्कर की गलती नहीं है, वो तो बिजली चली गई उसमें तो कंपनी की भी गलती नहीं, वर्कर की, तो वर्कर की तनख्वाह क्यों काटनी। तो कहने का मतलब सुधारात्मक कार्रवाई जब हम करें तो पहले ये जांच कर लें कि भाई विचलन का कारण क्या रहा, उसने काम पूरा क्यों नहीं किया। अगर उसकी गलती है तो उसके ऊपर फाइन लगाओ, उसकी गलती नहीं है तो नहीं लगाना चाहिए। सेकंड पॉइंट है, यदि प्रमाप गलत थे तो उन्हें ठीक कर दें। इफ़ द स्टैंडर्ड्स वर इनकरेक्ट देन करेक्ट देम, कि अगर हमारा स्टैंडर्ड ही गलत थे, जो वर्कर हमारी 10 चीज़ें बना सकता था उसको हमने चीज़ें बनाने को 30 दे दी, तो हमारा स्टैंडर्ड ही गलत था, तो स्टैंडर्ड को ठीक करो, इसी वर्कर ने काम नहीं किया। थर्ड पॉइंट है, सुधारात्मक कार्रवाई वही प्रबंधक करे जिससे काम का सीधा संबंध हो। करेक्टिव एक्शन मस्ट बी टेकन बाय द मैनेजर हु हैज़ अ डायरेक्ट रिलेशन विद द वर्कर। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड मिसिंग है, डायरेक्ट रिलेशन कर लो यहाँ पर, इसको नोट कर लीजिएगा।
इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझें। देखें, मान लो कि 4-5 वर्कर हैं। हाँ, एक सुपरवाइज़र के नीचे 4-5 वर्कर काम करते हैं। एक वर्कर है जो बहुत ईमानदार है, मेहनती है। जैसे हम बात करें सी वर्कर की, बात हम करते हैं कि भाई हम बोलते हैं 10 चीज़ें बनाओ, तो रोज़ की वो 12 बनाता है, 13 बनाता है, कई बार 14-15 तक बना देता है रोज़। ठीक है। पर एक दिन क्या हुआ, एक दिन इस ये जो वर्कर था हमारा सी वर्कर, जो रोज़ बहुत अच्छा काम करता था, ज़्यादा चीज़ें बनाता था, वो एक दिन कुछ बीमार हो गया। ठीक है। जब वो बीमार हो गया तो उस दिन वो अच्छे से काम नहीं कर पाया, या वो कम चीज़ें बना पाया, और उसी दिन क्या हुआ, उसका मैनेजर जो था वो भी छुट्टी पर चला गया। तो क्या हुआ, किसी और विभाग का जो मैनेजर था उसको हमने लगा दिया कि भाई आप इन वर्कर के काम को चेक करो और इनके खिलाफ़ कार्रवाई करो अगर ये काम नहीं करते हैं। ठीक है। तो नया मैनेजर आया, अब उस वो तो इस वर्कर के बारे में जानता नहीं था। उसने देखा कि ये वर्कर ने आज काम कम किया है, 10 चीज़ें बनानी थी, इसने तो 6 ही चीज़ें बनाई, 4 चीज़ें कम बनाई। तो उस वर्कर ने क्या किया, तुरंत ऑर्डर दे दिया कि इस वर्कर की 4 चीज़ों की तनख्वाह काट लो। ठीक है। तो ये गलत हो गया। कारण ये कि वो मैनेजर जो अभी इस वक्त हमारा उसकी तनख्वाह काट रहा है, उसको नहीं मालूम ये वर्कर कैसा है। ये रोज़ एक्स्ट्रा काम करता था, एक दिन जो था ये बीमार हो गया इसलिए काम नहीं किया। अगर इसकी जगह पर असली मैनेजर होता जो रोज़ इसके पास था, तो वो जानता है ये रोज़ ही एक्स्ट्रा काम करता है, आज भी बेचारा बीमार हो गया तो आज का दिन ये काम नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, ये कल पूरा कर लेगा, रोज़ तो एक्स्ट्रा ही करता है ये। ठीक है। तो जो मैनेजर असली है, जिसके साथ इसका सीधा संबंध होता है, रोज़ बात संबंध होता है, वही कोई सुधारात्मक कार्रवाई करे। नए मैनेजर को इसके ऊपर एक्शन करने के लिए नहीं लगाना चाहिए। चौथा पॉइंट है, कार्रवाई शीघ्र की जाए ताकि भविष्य में हानि से बच सकें। एक्शन मस्ट बी टेकन इमीडिएटली सो दैट टू अवॉइड द लॉस इन द फ्यूचर। बोलता है कार्रवाई शीघ्र की जानी चाहिए। पहले दिन वर्कर ने 2 चीज़ें कम बनाई, हमने कोई एक्शन नहीं लिया। दूसरे दिन कम बनाई, तीसरे दिन कम बनाई, चौथे दिन। तो ये है कि अगर हम महीने भर के बाद जाके उसके काम को चेक करेंगे तो मालूम चला कि एक दिन में 2 चीज़ें कम बनाई तो महीने में 60 चीज़ें कम बना दी। बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो अगर हम रोज़ के रोज़ काम चेक करते और देखते कि उसने 2 चीज़ें कम बनाई, अगले दिन उसे पूरा करवा लेते, तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होना था। तो कार्रवाई जो है उस आदमी के खिलाफ तुरंत करनी चाहिए। पाँचवा पॉइंट है, यदि आवश्यक हो तो नियमों में परिवर्तन कर दें। ये रिक्वायर्ड देन चेंज द रूल्स। अगर हमें लगता है कि भाई कोई कमी आ रही है और वो कमी नियमों के कारण है, जैसे एग्जांपल के लिए हमारे सेल्समैन है, बिक्री करने वाले आदमी हैं। ठीक है। तो हमने उनको ये बोला भाई आप सबने 10-10 चीज़ें बेचनी है। ठीक है। तो वो 10 चीज़ें बेच रहे हैं, पर अगले दिन हमने मालिकों ने बोल दिया भाई ऐसा है कि अगर आप उधार पर बेचोगे तो फिर कई बार पैसा हमारा ग्राहक नहीं देते हैं। तो अब से ये रूल हो गया कि हम केवल उधार किसी को नहीं देंगे, केवल नकद सामान बेचेंगे, ग्राहक को उधार हमने नहीं देना। तो जब नहीं देना ग्राहक, तो क्या हुआ, बहुत सारे ग्राहक ऐसे थे जो गरीब थे हमारे, जो पैसा जिनके पास रोज़ के रोज़ नहीं होता था, वो हमारे को महीने के आखिर में जब तनख्वाह मिलती थी या महीने के पहले दिन अगले महीने, तो वो हमारे को पैसे देते थे। तो बेचारे जो उधार वाले ग्राहक थे आगे से हमारा सामान नहीं खरीद पाएंगे। ठीक है। तब हमारे को, जब हमने देखा सेल्समैन हमारा कोई भी काम नहीं कर पा रहा है, तो हमने पूछा भाई क्यों नहीं किया काम पूरा। तो बोलेंगे भाई उधार वाली नीति आपने बंद कर दी, अब जो है ज़्यादातर ग्राहक हमारे जो उधार पर ही लेना चाहते थे, जो गरीब हैं, वो अब दूसरे दुकानदारों से खरीद रहे हैं, हमसे कोई नहीं खरीद रहा। तो फिर हमारे को क्या करना होगा, ये उधार बंद करने वाला जो रूल बनाया है इसको हमें चेंज करना होगा। नेक्स्ट है, सुधारात्मक कार्रवाई ऐसी हो जिसे सब पसंद करें। देखो अब हमने क्या बोला, सुधारात्मक कार्रवाई ऐसी हो, करेक्टिव एक्शन मस्ट बी एक्सेप्टेड विलिंगली बाय ऑल। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी सुधारात्मक कार्रवाई हमने करनी है वो ऐसी होनी चाहिए जिसको सब पसंद करें। जैसे हमने क्या बोला कि अगर वर्कर ने 10 की जगह 8 चीज़ें बनाई हैं, इसका मतलब 2 चीज़ें कम बनाई, तो क्या हो सकता है, आसान सा तरीका तो ये हो सकता है कि 2 चीज़ें कम बनाई तो 2 चीज़ों की तनख्वाह काट लो। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम उसको बोलें भाई 2 चीज़ें आज आपने कम बनाई हैं, चलो कल आके इसको 2 चीज़ों को आप पूरा कर लेना। ठीक है। तो वर्कर की अगर हम तनख्वाह काटते हैं तो उसको बुरा लगता है, पर हम उसको ये छूट देते हैं, चलो कोई बात नहीं आप कल पूरा कर लेना इसको, तो वो इसको पसंद करेगा। ठीक है। नेक्स्ट हो गया, धनात्मक विचलनों का पता लगाकर अधिक सुधार का प्रयास करें। पॉजिटिव डेविएशन टू बी फाइंड आउट एंड मोटिवेटेड। कहने का मतलब ये हुआ कि जो वर्कर हमारे हैं, तो वो वर्कर्स की जो पॉजिटिव डेविएशन है, जैसे हमने कहा ना, सी व्यक्ति हमारा है, उसकी पॉजिटिव डेविएशन है, मतलब उसने कितनी चीज़ें बनाई, उसने बनाई 10 में से 12। ठीक है। तो हमने पता किया अभी कौन सा वर्कर ऐसा है जो ज़्यादा चीज़ें बना रहा है, हमने बोला सी वर्कर बना रहा है। तो अब मैनेजर बोलते हैं कि ऐसा करो, सी वर्कर पे ज़्यादा ध्यान दो, उसको ज़्यादा लालच दो, उसको एक्स्ट्रा पैसे दो, ताकि वो लालच में और ज़्यादा उत्पादन करे। 13 की जगह 14-15, जब उसको पैसा मिलने लगेगा तो वो और अच्छा काम करने की कोशिश करेगा। ठीक है। अब अगले टॉपिक पर आते हैं, कितने टाइम, हाँ
चलो अगला टॉपिक पर आते हैं। केवल बजटीय नियंत्रण के पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं इसमें, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो बजटीय नियंत्रण क्या होता है? देखो, बजट हम लोगों ने पढ़ा, बजट क्या चीज़ होती है। बजट के बारे में हमने बोला कि बजट का मतलब होता है कि वर्ष के प्रारंभ में हमने सभी डिपार्टमेंट के जो मैनेजर्स थे, उन मैनेजर्स को हमने बोला कि भाई आप ऐसा करो कि सभी बता दो हमारे को कि आपको साल भर के खर्चे के लिए कितना पैसा चाहिए। ठीक है, तो सभी मैनेजर्स ने अपना अपना खर्चा एस्टिमेट बता दिया कि मुझे 1 लाख चाहिए, मुझे 2 लाख चाहिए, मुझे 3 लाख चाहिए। ठीक है, तो ये खर्चा जो उन्होंने हमारे को बता दिया, साल के शुरू में ही अंदाज़ा लगा के, इसको हम बोलते हैं बजट। ठीक है, तो अब क्यों हमने उसको पूछा साल के शुरू में कि भाई अगर किसी वर्कर ने बोला 2 लाख मुझे चाहिए, हमने उसको 2 लाख दे दिया, पर उसके साथ में हम ये भी बोलेंगे भाई आपने 2 लाख मांगा था, हमने 2 लाख दे दिया, अब इससे ज़्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए, जैसे मर्जी करो, आपको 2 लाख में ही गुजारा करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, बजट के अनुसार वर्कर के खर्चों को कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं बजटीय कंट्रोल या बजटीय नियंत्रण।